जय महाकाल दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों आज हम वीडियो लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान पे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी जीडी में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं प्रीवियस एग्जाम में। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे करीब ये क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस है। इसमें करीब आपको क्वेश्चन 90 या 100 क्वेश्चंस करीब देखने को मिलेंगे। इसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने का भाग क्या है, खाने योग्य भाग क्या है। मतलब जो खाया जाता है, किसको खाते हैं भाई, टमाटर में। तो फल भित्ति भाई वर्ड होगा ना, उसी को तो टिक करेंगे। ऑप्शन दिए होंगे, ऊपर का भाग खाएंगे या तना खाएंगे, ये सब चीज़ें ऑप्शन दी होती है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो क्या खाया जाता है, फल भित्ति। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसमें जैसे कि आपको हम बता देते हैं, अंगूर में विटामिन सी होती है, टमाटर में विटामिन सी होती है। तो कई सारी विटामिन भी अवेलेबल होती हैं इसमें। ठीक है, तो और ये अमरूद जो आपका है, अमरूद में क्या विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आम और पपीता। आम, पपीता तथा बेर में खाने का योग्य भाग कौन होता है, मध्य फल भित्ति। मतलब जो बीज का भाग होता है ना, वही आपको खाएंगे, मध्य फल भित्ति जो कि बोला जाता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पपीता जो यकृत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और जितनी भी हरी सब्जियां होती है, ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है उसमें। ठीक है, जैसे ये फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पक्रम। क्योंकि खाने वाली गोभी तो आपको पता ही होगा, ऊपर निकलता है, वही भाग आप खा सकते हैं, वाइट कलर का जो होता है ना फूल गोभी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन उसे बोलते हैं पुष्पक्रम। ठीक है, इसमें विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हरी सब्जियां होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुमिन जो होता है ना, कुरकुमिन के माध्यम से क्या होता है, हल्दी का रंग जो पीला दिखता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन। क्या होता है दोस्तों, लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग जो होता है क्या होता है, लाल होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। कई सारे और दोस्तों क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना। मतलब तने में होता है ना, तो तने, अदरक और आलू के क्या खाया जाता है, तना वाला जो भाग होता है वही खाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये हमारा है, ये 62 यानी कि 62 नंबर दिया है, लेकिन 62 क्वेश्चंस नहीं है ये। मतलब पीडीएफ जो बनाई गई है उसी के माध्यम से क्वेश्चंस के उठाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी को देखते हुए। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि यूपीएसआई में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और कई सारे वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है क्या, लैक्टोज। जैसे ये आपका एनटीपीसी हो गया, या रेलवे के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, इसमें भी बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है सब्जेक्ट जो है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूध की शुद्धता किसके माध्यम से मापते हैं, तो क्या लैक्टोमीटर होता है। क्या दोस्तों होता है, लैक्टोमीटर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में बताएंगे। सबसे लंबा कृमि वर्म है, क्या है, टेप वर्म। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कपड़ा सुखाने के लिए, क्या, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, कौन करता है, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। ठीक है,
तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन में आएगा स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य रहता है, तो ये क्या बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस से। क्या, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो न्यूनतम कम होता है, कम से कम में होता है आयतन, और जल का घनत्व होता है अधिकतम किस में होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मूल रंग कहलाते हैं। नीला, लाल और हरा जो है मूल रंग होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। आपने विवग्योर पढ़ा होगा, ठीक है, तो जानकारी होगी, फिजिक्स का नॉर्मल चीज़ें हैं ये। तो इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, सभी को पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या होता है, बीच यानी कि मध्य का जो होता है बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ये प्रकाश का रंग निश्चित होता है, इसका प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसमें, तरंगदैर्घ्य द्वारा। तरंगदैर्घ्य होता है, इसके द्वारा प्रकाश का रंग क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ये वेधन क्षमता का सर्वाधिक होती है, वेधन क्षमता सर्वाधिक कब होती है, गामा किरण। ठीक है, अब किरणें आपको पता ही होगी, अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 प्रकार की होती हैं। तो वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक्स रेज होती, कई रेज होती हैं, तो आपको ये सब जानकारी की नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए वेधन क्षमता जो सर्वाधिक होती है वो गामा किरण की होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो पराबैंगनी किरणों की अगर बात करें, खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। भाई फिजिक्स में नॉर्मल चीज़ें हैं, 9th हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी लोगों के बारे में बात करना चाहेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि रोशनी मैम हमारी हो गई, अर्चना और बाबू रंस, अनुराधा, अंकिता, और ये कई लोग मतलब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, अनु, पूजा, तो सबके बारे में बहुत सारा थैंक यू जो हमारी हेल्प करते हैं। इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ और जुड़ सकें, जिनसे उनको भी लाभ मिल सके और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करेंगे मार्स गैस कहलाता है। भाई मीथेन गैस को ही क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। इसका फार्मूला अगर पूछ लिया जाए क्या होता है, CH4। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर अच्छा आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए जो ये LPG सिलेंडर होते हैं ये किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आप ऑप्शन में हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि LPG सिलेंडर किसका मिश्रण होता है। भाई प्रोपेन ब्यूटेन का होता है, या मेथेन एथेन का होता है, या हीलियम नाइट्रोजन का होता है, या आप कह देते हैं ऑक्सीजन और ये हीलियम का मिश्रण होता है। तो आप मैंने 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, ठीक है, तो ये क्लियर होगा। मैं 2 ऑप्शन बता देता हूँ, एथेन और मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें से ही है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, और LPG का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो बताइएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, फिलहाल मैंने बता दिया। LPG का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर आपको होगा। और इसमें स्मेल किस मतलब गैस की जो स्मेल आती क्यों आती है, इसका भी कारण आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, नोबल गैस कहलाता है। भाई नोबल गैस किसे कहते हैं, हीलियम को कहते हैं। हीलियम का जो है क्या होता है, He होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। हीलियम जो शून्य वर्ग में भी आता है,
हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सब शून्य वर्ग में आता है। इनका जो परमाणु क्रमांक ये लास्ट में जो होता है शून्य हो जाता है, तो इसे अक्रिय गैसें भी बोलते हैं, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान वगैरह को। ठीक है दोस्तों, ये सारे आ जाती हैं, रेडान, जीनान, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, शून्य गैसें हैं, यानी कि निष्क्रिय गैसें इनको बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस भी किसे कहते हैं, हीलियम को कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और आपसे बता दें, जैसे कि जो पानी में लोग तैरते हैं, जो तैराक होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा सिलेंडर लेके चलते हैं, किन गैसों का मिश्रण होता है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा हमें। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे हल्की गैस तत्व है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ठीक है, गैस की हमने बात करी है, तत्व की। ठीक है, धातु की, ये गैस और तत्व दोनों की बात करिए, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद में ये सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ये धातु की बात है भाई। हल्की गैस की हमने बात करी है, तत्व या गैस की, तो हाइड्रोजन। भाई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर हल्की धातु पूछता है तो आपकी हो जाएगी लिथियम, अगर हल्की गैस पूछता है तो क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है, ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे लिथियम का पूछा जाए तो Li होता है। ठीक है भाई, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो हर चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। सबसे भारी धातु क्या होती है, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु। अगर पूछा है सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु क्या होती है, प्लेटिनम होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। भाई हीरा पदार्थ है, ना कि कोई गैस है, ना धातु है, ना अधातु है। भाई आप देखते होंगे, जाते होंगे, इसमें SPDF ब्लॉक आवर सारणी भाई मेंडलीव की सब लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें गैसें अलग हैं, धातु अधातु हर चीज़ के बारे में दिखाया गया है। तो आप वहाँ पे भी जाके देखिए कि कैसे क्या सब जगह का सबका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे भारी, अभी कठोर पदार्थ के बारे में बताया था, हीरा होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है। मतलब प्रत्यास्थता का मतलब आप समझते होंगे भाई, इंटर में ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन था, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यास्थता क्या होती है। ठीक है, किसी वस्तु को खींचा जाता है ना, तो क्या होता है, वो बढ़ जाती है। तो प्रत्यास्थ वस्तु, जैसे कि अगर आप स्टील को गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ हो जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे गुब्बारों तथा वायुयान में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, गुब्बारों वायुयान में कौन सी, हीलियम गैस भरी जाती है। भाई ये जो वायुयान, जो हवाई जहाज़ होते हैं ना, उनमें कौन सी होती है गैस, हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम। और ठीक है, गुब्बारों में भी, ठीक है, टायरों में, ओके, टायरों में। और उसके बाद में हम बात करते हैं अश्रु गैस होती है। ठीक है, अश्रु गैस किसे कहते हैं, ये क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, क्लोरो एसीटोफिनॉन क्या होती है, अश्रु गैस होती है। उसके बाद में बात करेंगे हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यानी कि N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के का ये बाइकार्बोनेट का जो घुले होते हैं ना, उसी के माध्यम से जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे जल की स्थायी कठोरता का कारण, अभी मैंने बताया है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ठीक है, स्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। जल का स्थायी और तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ठीक है, जल में क्या करते हैं, अगर ये जल की फार्मूला हम बता देते हैं, H2O होता है। ठीक है, और अगर सोडियम बाई कार्बोनेट की बात करें, ठीक है, या Na2CO3 होता है, किसका क्या होता है, NO2CO3 क्या होता है, CO3 होता है, ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सबसे शुद्ध जल, भाई सबको पता होगा वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावटी चीज़ें नहीं होती हैं, समझ लीजिए आप। उसके बाद भारी जल क्या होता है, यानी कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। ठीक है, भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। ठीक है दोस्तों, 20। D2O फार्मूला होता है, इसमें दिया भी है D2O। H2O जल का होता है, तो D2 किसका होता है, इसका होता है। अगर आपसे पूछे नॉर्मल जल का क्या होता है अणुभार, तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन मैं बता देता हूँ 18, 20, 10, 25। तो ये ऑप्शन आपको मैंने बताया, इसमें आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, भारी जल की खोज 1932 में यूरिया तथा वाष्पन का रासायनिक नाम बताइए। अभी तो मैंने बताया था, ये डायमटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, D2 होता है, D2। ओके, उसके बाद में हम बात करें अगला क्वेश्चन की, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा जो होता है, कई लोहे के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये कई प्रकार लोहे के रूप होते हैं। तो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है, जो पीट के बनाया जाता है उससे कहते हैं पिटवा लोहा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में बात करेंगे लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? यानी कि कार्बन, सी कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार नहीं, मतलब कार्बन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये SO2 क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है किन गैसों के मिश्रण से बनती है, ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि लोह पालक जो होती है ना आपकी, पालक तो आप सभी लोग खाते होंगे, पालक का साग खाते होंगे, पालक का जूस भी पीते होंगे। पालक जो है तो हरे पत्ते जो होते हैं ना, हरी सब्जियों में एक होती है पालक के पत्ते, इनमें सबसे ज़्यादा लौह मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी चढ़ाई की जाती है बचाने के लिए? तो जिंक की परत जो होती है ना, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जिसे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी होती है। भाई सर्वोत्तम चालक है तो आप लोग सोचते होंगे चांदी के तार क्यों नहीं लगाए जाते हैं? भाई इतना महंगा चांदी का तार होता है। सर्वोत्तम चालक मतलब सबसे फास्ट जो विद्युत चालकता होती है ना, किसकी? चांदी की होती है, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण तारों में प्रयुक्त नहीं करी जाती है। ज़्यादातर कॉपर के वायर लगाए जाते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के लगाए जाते हैं। अच्छा, चांदी का लगा दिया जाएगा तो लाइट तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि रोज़ तो कट जाएंगे तार। तो इसीलिए सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते चांदी के बजाय किसका वायर लगाया है? आपको पता होगा एल्युमिनियम और कॉपर के तार यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, शुद्धतम सोना होती है क्या? 24 कैरेट। 18 कैरेट आपसे ऑप्शन में दे दे तो ना लगाना भाई, 24 ही कैरेट होता है शुद्धतम। कभी लेकिन सोना शुद्ध नहीं मिलता है, आभूषण जो बनते हैं मिलावटी ही बनते हैं। क्यों मिलावट बनाए जाते हैं? 16 इतना जो होता है तरल पदार्थ होता है ना, अगर मिलावट नहीं कीजिए लचीलापन आ जाएगा तुरंत टूट जाएंगे आभूषण। तो 24 कैरेट सोना आपको कोई नहीं देता, ये समझ लीजिए। आप कभी भी ज्वेलरी खरीदने जाएँ आपको 24 कैरेट कोई नहीं देता, 18%, 16%, 12% इसी तरीके से देंगे। ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे 18 कैरेट सोने में कितना सोना होता है? 75%, 75%, इतना आपको दे सकते हैं वो लोग, लेकिन 24 कैरेट इम्पॉसिबल, वो देते ही नहीं है, क्योंकि अब उसे टिकेगा ही नहीं, इसीलिए। ठीक है, ये बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, पैराराइट्स। ठीक है, ये बेवकूफ़ों का सोना है जो लोकल पहन के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे लोहा, निकल और क्रोमियम मिश्र धातु है क्या? स्टेनलेस स्टील का, लोहा, निकल और क्रोमियम। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं सोल्जर, यानी कि टांका। टांका किसका मिश्रण था? सीसा और टिन का मिश्रण क्या है? टांका। ठीक है, सोल्जर यानी कि, तो इतना आपको क्लियर। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज यानी कि बालू होती है, ठीक है, किसका मिश्रण? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, ठीक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर का क्या है? बहुलक है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे उत्तम कोयला किसे कहा जाता है? मान लीजिए अगर एग्जाम में आ जाता है बहुलक तो आइसोप्रीन आप लगा ही देंगे। अगर सबसे उत्तम कोयला पूछा जाए, कोयला एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम कोयला होता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, कांसा किसका मिश्रण है?
ठीक है। कांसा, अगर ये सोल्जर आपने सीसा और टिन का बताया था, तो अगर कांसा पूछ लिया जाए किसका मिश्रण है, तो तांबा और टिन का जो क्या मिश्रण है। सीसा और टिन का क्या है, सोल्जर यानी कि टाँका जो है वो किसका मिश्रण, सीसा और टिन का है। तो अगर कांसा पूछ दिया जाए, तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है वो होता है कांसा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसेटिलीन। एथिलीन और एसेटिलीन क्या होता है, फलों को पकाने में काम आती है। ठीक है, इसी के द्वारा फल पकाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु का प्रयोग। अगर इस्पात बना रहे हैं कोई, तो बदलने के लिए क्या निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। इतना दोस्तों क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में बात करते हैं कैमरा, दूरबीन और लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग, फ्लिंट कांच की प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। पारा का मुख्य अयस्क क्या है, सिनेबार जो है पारा का जो है मुख्य अयस्क है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो क्या है ये, क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम और ये कैडमियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ये प्रयोगशाला में संश्लेषित होता है ना, पहला पदार्थ कौन था, मतलब ये प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कौन था, तो यूरिया। यूरिया की अगर आपको ये रासायनिक सूत्र पता हो तो NH2CONH2। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्या होता है NH2CONH2, यूरिया का रासायनिक फार्मूला है। ठीक है, अगर प्रयोगशाला में यूरिया का ये संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, वोलर ने क्या किया था, यूरिया का संश्लेषण प्रथम बार संश्लेषण किया था। ठीक है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। भाई यूरिया की बोरी कभी लाइए, देखिएगा लिखा होगा नाइट्रोजन 46 अवेलेबल। ठीक है, तो 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे ये यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, नाइट्रोजन एमाइड के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद में हमने अभी बताया ही था यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यूरिया अधिकतम मात्रा पाई जाती है यूरिन में जो होता है, मूत्र में, यानी कि यूरिन में सबसे ज़्यादा यूरिया पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनता है, मतलब किस अंग में बनता है, तो आप क्या बताएंगे, यकृत में यूरिया बनती है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, नहीं तो बदबू नहीं आएगी दोस्तों, यूरिन में बदबू नहीं आएगी यूरिया अगर अवेलेबल ना हो। दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे, क्या पाश्चरीकृत किया जाता है कि इसको, दूध को। अगर दूध का pH मान पूछ दिया जाए तो 6.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC GD के लिए और NTPC रेलवे एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये जो हमने बताए इसमें बहुत क्वेश्चन सबसे पूछे जाने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन। दोस्तों क्लियर हुआ होगा। दूध की शुद्धता मापी जाती है, अभी हमने बताया था शुद्धता किससे, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। क्या है, गैमेक्सिन। ठीक है, दूध खट्टा होता है, जीवाणुओं के कारण क्या हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना। पेनिसिलिन क्या होता है अगर पूछ लिया जाए, तो एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, उजले भाग में क्या प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है, तो क्या सोडियम सिलिकेट होता है। वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों इतना क्लियर होगा। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, दर्द निवारक दवाएं, ये एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या, एनाल्जेसिक। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। दूध में पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोज।
ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा। ये एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। क्या होता है, बैक्टीरिया को क्या एंटीबायोटिक्स नष्ट कर देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में अंडाणु का निषेचन होता है, किसके द्वारा होता है ये अंडाणु का निषेचन, तो फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, क्या फैलोपियन ट्यूब, इतना क्लियर होगा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वाधिक संवाहक होता है, कौन होता है, पारा होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इतना दोस्तों क्लियर होगा। हाइड्रोजन सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, किसमें है, कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, कार्बन है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके विकसित किया जा सकता है, किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल द्वारा क्या किया जाता है, कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर हुआ होगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम क्लोराइड जो है, इससे डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, किस पदार्थ के द्वारा होती है, तो क्या, सोडियम क्लोराइड, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये ग्लूकोज एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज एसीटेट के द्वारा। उसके बाद में हम बात करेंगे चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन है, बोन ब्लैक। ठीक है, बोन ब्लैक क्या है, चीनी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक क्यों होता है, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ठीक है, आंसर क्या है, जो ऊपर में गति की ओर बढ़ रही हो। ठीक है, इसीलिए। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वसा यानी कि फैट के साथ क्या करके उबाल कर क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा तैयार किया जाता है। श्यानता की एसआई क्या है, पॉइस। श्यानता का एसआई इकाई क्या है, पॉइस होता है। उसके बाद में एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर मापने वाले में क्या होता है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पे मापने वाले में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। नियम लिख गया है, इसमें मिस्टेक है। क्या रहता है, आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर की जाती है, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है, निर्भर करती है किस पे, माध्यम और प्रत्यास्थता के घनत्व पर। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा। CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। CO2 गैस का अम्लीय होती है। ठीक है, कार्बन ये शुष्क सेल का एनोड बना होता है, किसका, शुष्क सेल जो होता है उसका एनोड होता है कार्बन का होता है। उसके बाद में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होती धातु कौन सी, सीसा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे, और बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारे आने वाली वीडियो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े भी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।